हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे दर्पण के बारे में कि उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग दर्पण की चीह परिपाटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो कहते हैं दर्पण का चीह परिपाटी किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण द्वारा हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण, जिसमें गोलीय दर्पण कौन कौन सा आता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण। क्या पढ़े थे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हम लोग पढ़े थे। इसका दो भाग होता है, एक होता है क्या, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो हम लोग पढ़ना क्या है, दर्पण का चीह परिपाटी। तो किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण का पीछे बनता है। ये आपको हमारे पढ़ाएंगे नीचे। ठीक है, कि प्रतिबिंब किसी वस्तु का कहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है। तो क्या कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, मान के चलिए ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ना है कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। सामने कहे तो ये साइड, मतलब आपके सामने क्या होगा, आपके मुंह की तरफ। तो इसका मुंह किधर है, प्रवर्तक सतह किधर है, इधर साइड है, तो ये सामने हो जाएगा। और जिधर ये क्या हो जाएगा, इधर पीछे हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, बायां, बायां कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, दायां कहेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण का पीछे बनता है। तो इन दो स्थितियों में जो अंतर स्पष्ट करना, उसी को हम, इस दोनों स्थितियों में जो अंतर हम लोग को स्पष्ट होता है तो पता चलता है कि किधर प्लस होगा और किधर माइनस होगा। इसी को दर्पण को चीह परिपाटी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक हम और लेते हैं दर्पण, यहाँ पे हम एक और दर्पण लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये अवतल दर्पण है। आप लोग सब अच्छा से वाकिफ हैं इससे। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में एक चीज याद रखेगा, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है किधर होता है, दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण में फोकस किधर होता है, दर्पण का सामने होता है। इसे हम बड़ा एफ से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, बड़ा एफ से डिनोट करते हैं। और इसका वक्रता त्रिज्या भी दर्पण का सामने होता है। वही अगर हम उत्तल दर्पण लेते हैं, वही अगर हम उत्तल दर्पण लेते हैं, क्या लेते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण लेते हैं, तो उत्तल दर्पण का फोकस किधर रहता है, इसका फोकस दर्पण का पीछे रहता है। ठीक है, और इसका वक्रता त्रिज्या भी दर्पण का पीछे रहता है। तो हम लोग किसी भी स्थिति में अगर हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो वस्तु को दर्पण का सामने रखेंगे। किसी भी परिस्थिति में अगर हम प्रतिबिंब बनाएंगे, किसी भी परिस्थिति में अगर हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखते हैं। सामने कहे तो बाएं साइड। ठीक है, और एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे कि अगर हम बाएं साइड रखेंगे तो एक चीज यहाँ पे से थोड़ा सा समझ लीजिए कि हम लोग मैथ क्लास में पढ़ते होंगे आप लोग चतुर्थांश के बारे में। क्या पढ़, चतुर्थांश। चतुर्थांश में आप लोग क्या पढ़ना है, एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं। एक क्या लेते हैं, एक एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, सॉरी गलती थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका क्या, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। यहाँ पे आपका क्या होता है, केंद्र होता है, इसको पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे आपका 0 0 होता है। यहाँ पे इसको एक्स, एक्स डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको वाई और वाई डैश नाम देते हैं। ये आपका क्या होता है, ये आपका प्लस होता है, ये भी आपका प्लस होता है, ये आपका माइनस होता है, ये भी आपका माइनस या निगेटिव कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार दर्पण में भी होता है। अगर दर्पण का जो बायां साइड जो दूरी होता है वो क्या होता है, निगेटिव, यानी कि जो हम लोग चतुर्थांश में पढ़ते हैं कि जो ध्रुव से बाएं साइड दूरी होता है वो क्या होता है, निगेटिव। और ध्रुव से जो बाएं दाहिना साइड जाता है यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ, उससे क्या होता है, इधर पॉजिटिव होता है। तो उसी तरह क्या होता है, दर्पण में भी होता है कि दर्पण से अगर बाएं साइड जाइएगा तो नेगेटिव होगा, और दर्पण से अगर दाहिने साइड जाइएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम वाई एक्सिस की तरफ चलते हैं, यानी कि ऊपर कहे तो या सीधा, और वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं तो ये दूरी क्या हो जाएगा, ये भी दूरी पॉजिटिव होता है। और अगर वाई डैश की तरफ चले, अगर वाई डैश की तरफ चले तो क्या होता है, ये निगेटिव होता है। जिस तरह मैथ में चतुर्थांश पढ़ना आप लोगों को, उसी तरह यहाँ आपका
दर्पण में भी पढ़ना है, ठीक है। दर्पण हो या लेंस हो, इसी तरह इसमें भी पढ़ना है। यहाँ इसका पॉल हो जाएगा, इधर का दूरी जो भी हो जाएगा सो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर का दूरी जो भी होगा सो निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह उत्तल दर्पण में इसमें भी क्या हो जाएगा, इधर का दूरी पॉजिटिव हो जाएगा और इधर बाएं साइड का दूरी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये भली भांति समझ गए होंगे, क्योंकि मैथ को आप लोग पढ़ते होंगे 10th क्लास में कि चतुर्थांश मैथ में पढ़ना है, किधर पॉजिटिव होता है किधर निगेटिव होता है, किधर उल्टा बनेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या सीधा बनेगा तो पॉजिटिव होगा। ये आप भली भांति इधर फिगर से समझ लीजिए कि वाई एक्सिस की तरफ चलेगा तो पॉजिटिव होगा, वाई डैश की तरफ चलेगा तो निगेटिव होगा, एक्स एक्सिस की तरफ चलेगा तो पॉजिटिव होगा, एक्स डैश की चलेगा तो क्या होगा, निगेटिव हो गया। या कह सकते हैं पॉल से अगर बाएं चलता है तो नेगेटिव, दाहिने चलता है तो पॉजिटिव, अगर ऊपर चलता है तो पॉजिटिव और नीचे चलता है तो निगेटिव। ठीक है, ये आपको भली बात समझ गए होंगे। तो देखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देश एक्स या एक्स डैश माना जाता है। ये आपको समझाएं कि एक्स या एक्स डैश माना जाता है। दर्पण के आगे तथा पीछे सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी हम लोग दर्पण पर दूरी नापेंगे वो कहाँ से नापेंगे, तो वो हम लोग ध्रुव से नापेंगे। कहाँ से नापेंगे, ये जो पॉल है यहाँ पे वहीं से कोई भी दूरी नापेंगे, ठीक है ना। दर्पण में कोई भी दूरी कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे, ठीक है। दर्पण के आगे तथा पीछे सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव या पॉल से मापी जाती है, अर्थात दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु ओरिजिन माना जाता है। P बिंदु मतलब कहे तो आपका ध्रुव। दर्पण के आगे की दिशा मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। आगे कहे तो आगे या बाएं, आगे या बाएं। दर्पण के आगे या बाएं की दिशा मापी गई दूरियां क्या हो जाएगी, निगेटिव होगी या ऋणात्मक होती है। तथा दर्पण के पीछे मापी गई सभी दूरियां धनात्मक या पॉजिटिव होती है। पीछे कहे तो दाएं, पीछे कहे तो क्या हो जाएगा, आपका दाएं हो जाएगा। दर्पण के अक्ष अर्थात एक्स और एक्स डैश से ऊपर की ओर मापी गई दूरियां सभी दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक होगी, और एक्स या एक्स डैश से नीचे मापी गई सभी दूरियां क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होगी। ये ऊपर हम आपको समझा दिए थे कि जो भी दूरी ऊपर जाएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और जो भी दूरी नीचे आएगी वो क्या हो जाएगी, निगेटिव। आइए हम फिगर से समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पॉल है, बीच में आपका पॉल है। इधर दाईं ओर चली गई दूरी पॉजिटिव होगा, बाईं ओर चली गई दूरी क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। दाईं ओर चली गई दूरी पॉजिटिव होगा, बाईं ओर चली गई दूरी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दर्पण से नीचे की दूरी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और दर्पण से ऊपर की दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दर्पण से ऊपर की दूरी पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव है, देखिए। दर्पण से ऊपर की दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और दर्पण से नीचे की दूरी निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अर्थात इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, चीह परिपाटी के नियम के अनुसार दर्पण से वस्तु की दूरी यू से सूचित किया जाता है। ये आगे हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे तो बताएंगे कि जो वस्तु का दूरी होता है, वस्तु का दूरी, वस्तु का दूरी, वस्तु का दूरी यू से सूचित किया जाता है, और प्रतिबिंब का दूरी, प्रतिबिंब का दूरी, प्रतिबिंब का दूरी भी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। बस दर्पण में वस्तु की दूरी जिसे यू से सूचित किया जाता है उसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है। क्यों होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के आगे रखा जाता है। देखिए ऊपर फिगर में, कोई भी या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, हम जब भी वस्तु को रखेंगे तो किधर रखेंगे, यही साइड रखेंगे, यानी कि बाएं साइड हम किसी वस्तु को रखेंगे। उसका प्रतिबिंब कभी बाएं बनेगा कभी दाएं बनेगा। तो कोई भी वस्तु हम दर्पण के रखेंगे तो किधर रखेंगे, बाएं साइड। और बाएं साइड अगर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का दूरी हमेशा क्या हो जाएगा, वस्तु का दूरी हमेशा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यही कह रहा है कि दर्पण से वस्तु की दूरी जिसे यू से सूचित किया जाता है उसका मान हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के आगे, आगे कहे तो बाएं साइड, बाएं ही रखा जाता है। प्रतिबिंब यदि वास्तविक होता है तो दर्पण का प्रतिबिंब यदि वास्तविक होगा तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी से सूचित किया जाता है। आपको हम ऊपर बताए हैं कि प्रतिबिंब की दूरी भी से सूचित किया जाता है। अगर वास्तविक होगा तो उसका मान ऋणात्मक होगा। वास्तविक होगा कैसे होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि पहले बन जाएगा। और काल्पनिक होगा तो दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि जहां हम कल्पना करेंगे वहां हमेशा पॉजिटिव कल्पना करेंगे, और जहां पे मतलब जो रियल होता है, वास्तविक होता है, वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है।
ये आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, वो अच्छा से समझाए भी थे। तीसरा क्या कहता है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहे तो बड़ा आर तथा फोकस दूरी कहे तो छोटा ए का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि अवतल दर्पण में, यहाँ देखिए फिगर के अनुसार, अवतल दर्पण में ये क्या है, अवतल दर्पण में हमेशा फोकस पहले बनता है, यानी कि बाएं साइड बनता है, और वक्रता त्रिज्या भी क्या बनता है, बाएं साइड बनता है, इसलिए हमेशा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में जब भी बनेगा तो आपको किधर बनेगा, आपको हमेशा परावर्तक सतह का उल्टा तरफ बनेगा। उल्टा कहे तो अपोजिट साइड, यानी कि दाहिना साइड, ये आपका परावर्तक सतह हो जाएगा, और इसका अपोजिट यानी कि यहाँ एफ रहेगा तो यहाँ सी रहेगा। ठीक है। तो हमेशा दर्पण का पीछे बनता है। अब आइए, ये आपका वेरी वेरी क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर में संबंध का स्थापित करना है। यानी कि क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है, अर्थात एफ इक्वल टू आर बाई 2। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर का? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको यहाँ पर सिद्ध करने के लिए आता है कि सिद्ध करिए कि एक बराबर आर बाई 2। अब दोनों दर्पण में आएगा, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी। तो आइए हम सिद्ध करने के लिए सीखते हैं, और सिद्ध करने से पहले आप लोग इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, क्योंकि एकदम 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनाना तय है, चाहे अवतल दर्पण में हो या उत्तल दर्पण में हो। तो आइए हम पहले अवतल दर्पण वाला सिद्ध करते हैं, उसके बाद उत्तल दर्पण वाला सिद्ध करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम अवतल दर्पण का सिद्ध करते हैं। अवतल दर्पण में एफ इक्वल टू आर बाई 2। अवतल दर्पण में सिद्ध करते हैं एफ इक्वल टू आर बाई 2। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। जैसे जैसे हम बना रहे हैं बस वैसे वैसे आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण बन गया। अवतल दर्पण कोई नाम दे दीजिए, जिसे हम नाम देते हैं ए और बी। चाहे एम एन दे दीजिए नाम, एम एन, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी नाम दे दीजिए। तो हम नाम दे दिए हैं ए एम और एन। ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्रधान अक्ष हो जाएगा। ये आपका प्रधान अक्ष, ये आपका प्रधान अक्ष हो जाएगा। प्रधान अक्ष, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा। यहाँ पे फोकस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, जिसको सी से डिनोट करते हैं हम। नहीं, वक्रता केंद्र, सॉरी, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश किरण जाती है। प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश किरण जाती है, और कहाँ जाती है, दर्पण की सतह से टकराती है। प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह से टकरा दी है। ठीक है। और टकराने के बाद, यानी कि परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरती है। परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर रही है, वह फोकस से गुजर रही है। ठीक है। टकराने के बाद कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है। ठीक है। ये इधर से जा रही है और इधर से गुजर रही है। ठीक है। फोकस से गुजर रही है। कुछ प्रकाश एक वक्रता त्रिज्या से यहाँ से आते हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, परिवर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। इसको और अच्छा से थोड़ा बनाते हैं जिससे फिगर देखने में अच्छा लगे। ये आपका कुछ प्रकाश आपका वक्रता त्रिज्या से लौट रही है। ठीक है। ऐसा ही देन फिगर आप लोग भी ड्रा कीजिएगा। जिससे प्रकाश आती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण और आपतन की किरण। और ये क्या बन गया, ये एक अभिलंब बन जाता है। ये क्या बन जाता है, ये एक अभिलंब बन जाता है, अभिलंब। तो ये आपको पता होगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बनता है, आपतन कोण। आपतन कोण को कैसे डिनोट करते हैं, आई से। कैसे डिनोट करते हैं, आई से। और आपतन कोण ये हो जाएगा, ये हो जाएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बाद बना कोण को क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण। इसे हम आर से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, आर से। अब हमको
देखना है। फिगर तो ड्रा कर लिए, आप लोग को ऐसा ही फिगर आप लोग को ड्रा करना है, ठीक है। अब आप लिखते चलिएगा, जैसे जैसे हम बताते हैं बस वैसे वैसे लिखते चलिएगा। इसका हम नाम नहीं दिए हैं, इसका हम नाम देते हैं ए। एक प्रकाश जा रही है। ए आपका बी, बी एक बिंदु है जो दर्पण पर है, वहां से प्रकाश क्या हो रही है, टकरा रही है, ठीक है। सी आपका क्या हो जाएगा, वक्ता केंद्र हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपका यहाँ पे पॉल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉल हो जाएगा। पॉल का नाम छूट गया था, पॉल हो गया। अब आइए हम लोग सिद्ध करते हैं इसको। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी नोट करते चलिएगा। सबसे पहले माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है। सबसे पहले एमएन एक अवतल दर्पण बताए थे आपको। सबसे पहले लिखिए, माना कि एम और एन ये क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, ठीक है। जिसका ध्रुव क्या है, जिसका ध्रुव P है। ध्रुव क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तथा वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, C है, ठीक है। ए भी एक आपतित किरण है। ए भी क्या है, ए भी एक आपतित किरण है। ए और बी एक आपतित किरण है, आपतित किरण है। ये भी क्या है, आपतित किरण है, जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, जो मुख्य अक्ष को ही प्रधान अक्ष कहते हैं। ये भी एक आपतित किरण है जो ये भी एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है। प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष। अगर प्रधान अक्ष का नाम देखें तो यहाँ पे P है और यहाँ पे C है, जिसका हम नाम दे दें प्रधान अक्ष P और C। प्रधान अक्ष P और C के समानांतर, P और C के क्या है, समानांतर है, समानांतर तथा निकट है, निकट है, क्योंकि ज्यादा दूर तो नहीं है, निकट है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। परावर्तन के बाद देखिए, ए बी एक क्या है, आपतित किरण है, जो यहाँ से प्रकाश क्या हो रही है, परावर्तन हो रही है। परावर्तन के बाद कहाँ से जा रही है, एफ से जा रही है, तो ये को क्या नाम देते हैं, मुख्य फोकस। जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस का नाम सीधे एफ देते हैं, एफ से गुजरती है। जितना जैसे जैसे हम काम किए हैं बस वैसे ही लिख देना है इसको, ठीक है। साथ ही हम लोग एक अभिलंब डाले थे, तो अभिलंब का नाम क्या दिए थे, सीबी। सीबी एक क्या है, अभिलंब है, ठीक है। फिगर हम लोग ड्रा कर लिए, उसके बाद इतना लिख लिए। अब हम लोग लिखते हैं, देखिए एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल आपका ए यहाँ हो जाएगा, और बी एंगल ए बी और सी क्या हो जाएगा, एंगल ए बी और सी। बराबर हम कह सकते हैं कि ए आपतित किरण है और आपतित किरण और बीच में क्या हो गया, बी सी अभिलंब है, तो बीच का कोण क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। तो लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, आपतन कोण, जिसे हम क्या नाम दिए हैं, जिसे नाम दिया है आपका आई। और हम बोल सकते हैं कि एंगल सी बी एफ क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। एंगल सी बी एफ, सी यहाँ देखिए, बी यहाँ देखिए और एफ यहाँ देखिए, तो एंगल सी बी एफ क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मानना कि फोकस दूरी क्या हो जाएगा, एफ और पी की दूरी को बीच क्या कहेंगे, फोकस और
पोल के बीच की दूरी क्या कहेंगे, फोकस दूरी। तब लिख सकते हैं कि माना कि फोकस दूरी पी और एफ के बीच में है, यानी कि एफ है, फोकस दूरी हम छोटा एफ से डिनोट करते हैं। तो माना कि फोकस दूरी, माना कि फोकस दूरी किससे किसके बीच में हो जाएगा, तो एफ और पी के बीच में हो जाएगा, यानी कि बड़ा एफ और पी के बीच में फोकस दूरी, यानी कि इसको क्या डिनोट करेंगे, छोटा एफ से। फोकस दूरी एफ है, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, सी और पी के बीच में, या पी और सी के बीच में कह सकते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, सी और पी के बीच का दूरी क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, जिसे क्या से डिनोट करते हैं, बड़ा आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि बड़ा एफ, सॉरी बड़ा एफ नहीं, छोटा एफ, फोकस दूरी हम लोग सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो एफ क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा, और आर क्या होगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, और उसका आधा होता है, यानी कह सकते हैं कि फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अब आइए हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। इतना हम लिख लिए। आप लोगों के पास प्रमाण क्या क्या है, प्रमाण देखिए, प्रमाण से हम लोग के पास प्रमाण क्या क्या है, सो देख लीजिए पहले। आप लोग जानते हैं कि परावर्तन कोण इक्वल टू अपवर्तन कोण, यानी कि आई इक्वल टू आर, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी बी एफ, प्रकाश का परावर्तन का नियम से। यहाँ पर बगल में कोष्टक डाल दीजिए, परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन का नियम का अनुसार है ना कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो हो जाएगा ना एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी बी एफ। अब देखिए एक और चीज, यहाँ पे आपको ए बी समानांतर क्या दिख रहा है, सीपी दिख रहा है, ए बी समानांतर सीपी, यहाँ पे लिखिए आप ए बी समानांतर सीपी, ए बी समानांतर का आप लोग साइन जानते ही होंगे, सीपी, ए बी समानांतर सीपी, और सीपी उससे मिलती है। सीबी क्या हो जाएगा, सीबी आपका ये आपका रेखा हो जाएगा जो वक्रता केंद्र पर आई है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी, एंगल को हो जाएगा बी, एंगल बी हो जाएगा कौन सा, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा सा, एंगल बी सी और एफ कैसे हो जाएगा, एकांतर कोण के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना, कि एकांतर कोण जब दो समानांतर लाइनों के बीच में अगर एक हम लाइन खींचते हैं तो दोनों भुजा क्या होता है, दोनों कोण आपस में बराबर होता है एकांतर कोण से। तो आइए यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि एंगल आई इक्वल टू ए भी हो जाएगा, एंगल आई, यहाँ पे एंगल आई हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ किस चीज से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। हम देखिए नाम नहीं किसी का दिया है, इसका नाम दे दीजिए आप नंबर 1 और इसको नाम दे दीजिए आप नंबर 2, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे फिगर में जब ये दोनों एक कोण और एक कोण आपस में बराबर है तो आप जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है, तो आई इक्वल टू आर, यानी कि ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो आएंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सी एफ और बी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है,
क्या हो जाएगा, सी एफ और बी क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर होता है, तो कह सकते हैं कि सी एफ इक्वल टू एफ बी, क्योंकि दो भुजा बराबर है और दो कोण भी बराबर है, यानी कि एंगल सी इक्वल टू एंगल बी बराबर है, दो कोण और दो भुजा बराबर होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो भुजा है, ये जो भुजा, ये भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज बी सी एफ क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु क्या है, त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या होगा, बी एफ इक्वल टू एफ सी, ठीक है। इसका हम समीकरण का नाम दे देते हैं समीकरण 3। अब देखिए यहाँ पे आप लोग हम परिभाषा में पढ़ाए होंगे द्वारक, जिसको द्वारक किसे कहते हैं। तो द्वारक किसी दर्पण का सबसे कम दूरी, जो मतलब जैसे एम एन हम नाम दिए हैं, एक दर्पण है, एक दर्पण एम एन एक दर्पण है, और इससे जो न्यूनतम दूरी होगा उसी को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो हम देख सकते हैं इससे कि दर्पण का बी और पी क्या है, द्वारक हो सकता है। बीपी यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचते हैं, देखिए यहाँ से ऐसे लाइन खींचते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है पी के बहुत सन्निकट है, सन्निकट में कहे तो बहुत अत्यंत निकट। तो क्या हो जाएगा, ये बहुत निकट है, तो निकट होने के चलते बी एफ कौन हो जाएगा, ये जो भुजा है, कौन सा भुजा, ए भुजा पी एफ के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका बराबर हो जाएगा। ये जो बी एफ भुजा है, बी से लेकर एफ तक भुजा है, वो पी से एफ तक का भुजा का क्या होता है, बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि ए बिंदु और ए बिंदु बहुत ही निकट होने के चलते ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसा ही आप लोग को भी नोट करते चलना है। दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है। दर्पण का द्वारक क्या है, बहुत छोटा है, छोटा है। इसीलिए बिंदु बी, इसलिए बिंदु बी जो है, बिंदु बी पी के बहुत क्या है, निकट है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी से लेकर एफ तक दूरी पी से लेकर एफ तक दूरी का बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण हम 4 दे देते हैं। अब हम समीकरण 3 और 4 चलते हैं। समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक है। 3 और 4 में देखिए बी एफ एफ सी के बराबर है और यहाँ बी एफ पी एफ के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी इक्वल टू पी और एफ लिख सकते हैं ना, एफ सी इक्वल टू पी एफ, ठीक है। तो एफ सी देखिए कहाँ से कहाँ तक दूरी हो जाएगा, एफ क्या है, एफ सी एफ और सी, ए दूरी एफ सी, ठीक है। और एक और दूरी कहा जाएगा पी एफ, पी से लेकर एफ तक, ये दूरी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या मान लेते हैं, एफ। तो जब यहाँ से यहाँ तक दूरी एफ है तो ये भी दूरी को हम एफ कह सकते हैं, सी से लेकर एफ तक दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक भी दूरी क्या हो जाएगा, एफ हो सकता है। मान के चलिए एफ न देकर नाम कुछ और देते हैं, मान के चलिए हम यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम एक्स नाम देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी को एक्स नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा नाम। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा एक और देख लीजिए, सी पी या पी सी दूरी इक्वल टू एफ सी प्लस पी एफ लिख सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं, अगर दोनों का हम कुछ नाम दे देते हैं तो मान चलिए यहाँ से दोनों हम एक्स दिए हैं, चाहे एक दिए, कोई भी, यहाँ से यहाँ तो दूरी को एक फोकस दूरी कहते हैं, फोकस से पोल की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो इसका नाम हम क्या देते हैं,
एफ देते हैं, एक देते हैं, कुछ भी नाम दीजिए, नाम देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि आप इसका नाम एफ ही दे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ से यहाँ तक दूरी एफ दे देते हैं, एफ देते हैं इसका, एफ देते हैं इसका, तो सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पी इक्वल टू एफ प्लस एफ, एफ प्लस एफ, यानी कह सकते हैं। और सीपी दूरी को क्या कहते हैं, सीपी दूरी को क्या कहते हैं, देखिए सीपी दूरी, सी से लेकर पी तक की दूरी, इसको हम क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या को कैसे डोनेट करते हैं, आर से, यानी कह सकते हैं आर इक्वल टू 2f, तो इसलिए एफ इक्वल टू आर बाई 2। क्या हुआ, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अतः यहां से लिख सकते हैं, ऐसे फिर नोट बनाकर लिख दीजिए, अतः अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये प्रमाण हुआ, प्रमाण हुआ। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छा से आप डिनोट कर लीजिएगा, जैसे से हम फिगर बनाए हैं, जैसे से लिखे हैं, बिल्कुल एकदम उसी तरह लिख लीजिएगा और जाके एग्जाम में सेम टू सेम छाप दीजिएगा, 5 नंबर हम आपको मिल जाएगा। अब इसी तरह आपको उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है। इसी तरह कहाँ है, उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है, उत्तल दर्पण में। तो ये आप याद कर लीजिए, अगले क्लास में आपको उत्तल दर्पण में इसको अच्छा से सिद्ध कर देंगे, जिससे आपको एक चीज अच्छा से याद हो जाए। उससे आगे हम देख लेते हैं दूसरी चीज। आइए अवतल दर्पण में हम लोग देख लेंगे f/r/2। तो अवतल दर्पण में कुछ हम प्रतिबिंब देख लेते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। अवतल दर्पण में जो प्राप्त करने का नियम है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा उसका कुछ नियम है, वो हम नियम देख लेते हैं थोड़ा सा। आइए सबसे पहले आप क्या करना है, एक अवतल दर्पण बनाना है। सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण बनाना है। अवतल दर्पण एक बना लीजिए, इसका नाम दे दीजिए एम एन ए बी, कुछ भी देख सकते हैं। एक प्रधान अक्ष खींच लीजिए, एक हम प्रधान अक्ष खींच लिए हैं, इसका नाम बीच में तो पॉल हो जाएगा दर्पण के पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, जिसे हम बड़ा एफ से डिनोट करते हैं। ये हमेशा आप याद रखिएगा कि फोकस को बड़ा एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे सी से वक्ता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, एक हम समानांतर प्रकाश से किरण गुजारते हैं। एक क्या गुजारते हैं, समानांतर प्रकाश की किरण गुजार रहे हैं। एक समानांतर, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। एक समानांतर प्रकाश से किरण गुजार रहे हैं, एक समानांतर प्रकाश से किरण गुजार रहे हैं, किसका, प्रधान अक्ष का। इसका नाम है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समानांतर हम एक क्या किरण को गुजार रहे हैं और परिवर्तन से टकराए हैं, ठीक है। जब हम परिवर्तन से टकराए हैं तो हमको ये पता चलता है कि जो प्रकाश, सॉरी हम लोग पढ़ना है अवतल दर्पण में ना, हम बना दिए आपको उत्तल दर्पण में। ये चीज आप तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम लोग को पढ़ना था अवतल दर्पण। आइए अवतल दर्पण देख लेते हैं। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका पोल हो गया, यहाँ पे आपका फोकस हो गया, यहाँ पे आपका वक्ता केंद्र हो गया। यहाँ से हम क्या करें, एक प्रकाश का किरण गुजार रहे हैं। यहाँ से क्या करें, प्रकाश का किरण गुजारे। जब प्रकाश का किरण उसका परावर्तक सतह पर, किसका, ये अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण पर प्रकाश का किरण गुजारते हैं तो हम पाते हैं कि जो परावर्तन के बाद यह क्या, फोकस से होकर गुजर रही है। कहां से होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। कहां से गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। ये मैंने एक
अवतल दर्पण हो जाएगा। इसमें है प्रकाश का किरण प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारते हैं तो कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। यही हम लोग को पहला नियम है कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होती है तो वह अपने फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा फिगर क्या कहता है। फिगर से समझते चलिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद में थ्योरी पढ़िए। एक हम अवतल दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं? एक अवतल दर्पण लेते हैं। ये होगा आपका प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पे आपका पोल हो गया, यहाँ पे आपका बड़ा एफ हो गया, यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ हम क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण हम वक्रता केंद्र से गुजारते हैं। कहाँ से गुजारते हैं? वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से गुजारते हैं। ठीक है। कहाँ से गुजार दिए? वक्रता केंद्र से। फिगर बना लीजिएगा आप भी ऐसे ही। जब वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो हम लोग देख पाते हैं वो जो प्रकाश किरण है वक्रता केंद्र से जैसे गुजारते हैं वो खुद ब खुद वापस वक्रता केंद्र से ही गुजर जाता है। जैसे ही हम वक्रता केंद्र से गुजारते हैं वो प्रकाश किरण पुनः वक्रता केंद्र से ही गुजर जाता है। यानी कह सकते हैं कि जिस रास्ता से आता है वही रास्ता से पुनः वापस चला जाता है। ठीक है। दूसरा नियम यही कहता है कि जब प्रकाश किरण हम वक्रता केंद्र की तरफ से गुजारते हैं तो उसी मार्ग पर परिवर्तित हो जाता है। यानी कि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग पर वापस परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम एक अवतल दर्पण ले लीजिए। एक अवतल दर्पण हम ले लिए। ठीक है। इसका नाम हम A1 दे दीजिए। एक प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। एक प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है। इसका नाम उसी तरह डिनोट करेंगे P, यहाँ पे एक, यहाँ पे C। जब इसको हम कोई प्रकाश फोकस से गुजारते हैं, जब कोई प्रकाश हम फोकस से गुजारते हैं, जब कोई हम प्रकाश लाते हैं और फोकस से गुजार रहे हैं, एक हम प्रकाश लाए हैं ऐसे, एक प्रकाश ला कर फोकस से गुजार रहे हैं। ठीक है ना। जहाँ प्रकाश एक फोकस से गुजार रहे हैं तो पता चलता है देखने के बाद, जब यहाँ परिवर्तन होता है तो यह पता चलता है कि जैसे फोकस से जाकर परिवर्तक सतह पर टकराता है तो वह पुनः प्रधान अक्ष के समानांतर वापस चला जाता है। क्या होता है? प्रधान अक्ष के समानांतर वापस चला जाता है। लेकिन प्रकाश को हम फोकस से गुजार रहे हैं और पुनः कहाँ जा रहा है? प्रधान अक्ष के समानांतर वापस चला जा रहा है। तो तीसरा नियम क्या कहता है देखिए। तीसरा नियम है कि परावर्तन के बाद फोकस की तरफ से जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। यहाँ पर देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। ठीक है। ये तीन चीज आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा याद रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छा से प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये तीन अच्छा से आप याद कर लीजिए। देख के आप धीरे धीरे वीडियो करके रोक रोक के इसको लिख लीजिए, अपना कॉपी में अच्छा से नोट बना लीजिए और इसको अच्छा से दम नोट करिए, तभी आपको से प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है हम लोग को वो देखना है। ठीक है ना। आइए इसको देखते हैं। इसमें 6 स्थिति में बनता है प्रतिबिंब। 6 स्थिति, ऊपर वाला आपको 3 स्थिति पता रहेगा कैसे कैसे सब नियम है। जब तक नियम नहीं आपको पता रहेगा तब तक आप इसका प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं। तो आप इसके पहले आपको नियम हमेशा अच्छा से याद रखना पड़ेगा। तो आप अच्छे से नियम को याद कर लीजिएगा। आइए हम इसका प्रतिबिंब देख लेते हैं। पहला स्थिति, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस यानी कि P और F के बीच में रखा जाता है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है हम लोग को ये देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें अवतल दर्पण लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं? एक अवतल दर्पण लेते हैं। अच्छा सा फिगर ड्रॉ करते हैं अवतल दर्पण का। एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है। यहाँ से एक प्रधान अक्ष गुजारते हैं। एक प्रधान अक्ष गुजार दिया। दर्पण को थोड़ा सा बीच में ले तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि हम लोग को प्रतिबिंब बनाना है।
ठीक है। ये क्या हो गया आपका अवतल दर्पण हो गया, एम ए और एन क्या हुआ अवतल दर्पण हुआ। यहाँ आपका क्या हो जाएगा फोकस हो जाएगा, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका पोल हो गया यानी कि पी ध्रुव, यहाँ पे आपका सी वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है। पहला स्थिति क्या करता है, जब वस्तु को पी और एफ के बीच में रखते हैं, पी और एफ, तो पी और एफ मतलब कहीं भी रख सकते हैं, पी और एफ के बीच में हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। तो पहला प्रतिबिंब बनाते हैं, ड्रा कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम एक वस्तु लेते हैं, ठीक है, मान के चलिए एक वस्तु लेते हैं। हम लोग चीन परिपाटी में पढ़े थे कि जब भी वस्तु लेंगे तो बाएं साइड लेंगे, ए बी ना, जब भी वस्तु लेंगे तो बाएं साइड लेंगे। ए बी नाम का हम एक वस्तु लेते हैं, ए बी नाम का हम एक वस्तु लिए। ठीक है। जब हम एक वस्तु लिए तो यहाँ से प्रकाश गुजारते हैं, वस्तु से प्रकाश दर्पण पर गुजरता है। ठीक है। गुजरने के बाद यह फोकस से वापस चला जाता है। कहाँ से जा रही है वापस, फोकस से वापस जा रही है। तो फोकस इसको मिलाइए, अच्छा से मिलाइएगा कि फिगर देखने में अच्छा लगे। ये फिगर आपका एग्जाम में अच्छा से पूछेगा। यहाँ पर ये भी एक वस्तु है, ये भी क्या है एक वस्तु है। वस्तु से प्रकाश निकलती है जो दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराती है, टकराने के बाद वह फोकस से गुजर जाती है। ठीक है। इसके बाद वस्तु से एक क्या होता है, वस्तु से वक्रता केंद्र की तरफ एक प्रकाश चलती है, वस्तु से वक्रता केंद्र की तरफ एक प्रकाश चलती है। ठीक है। अब देखिए फिगर में आपको ये दिख रहा होगा कि ये प्रकाश आगे जाकर कभी मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए पढ़े थे कि दो प्रकाशीय मतलब दो प्रकाश या दो परावर्तित किरण को आपस में मिलने पर जो बनता है उसे वो क्या कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। अगर सही रूप से कटान से बनता है तो उसको बाष्पिक प्रतिबिंब कहते हैं, और अगर कटते हुए प्रतीत होता है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये दोनों प्रकाश किरण कभी आगे की ओर नहीं मिलेगी, तो ये दोनों प्रकाश किरण को हम धीरे धीरे पीछे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, दोनों को हम धीरे धीरे पीछे बढ़ाते हैं। दोनों को क्या कर रहे हैं, पीछे बढ़ा रहे हैं। दोनों को धीरे धीरे हम पीछे बढ़ा रहे हैं, और जहाँ पे मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ पे बना, यहाँ पे बना। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, वस्तु का प्रतिबिंब बना, यानी कि यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बना, ए डैश और बी डैश इसका नाम दे देंगे। अब कह सकते हैं कि हम वस्तु लिए थे दर्पण के पहले, लेकिन प्रतिबिंब बना के था दर्पण के बाद में। तो यानी कह सकते हैं कि इसमें वस्तु का जो दूरी होगा इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप चतुर्थांश में पढ़े हैं, ये हो जाएगा आपका पोल। तो इसमें कैसा प्रतिबिंब होगा हमको ये देखना है। तो ये ध्यान रखिए कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए तो ए बी सीधा है और ए डैश बी डैश सीधा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बना सीधा बना। कैसा बना, सीधा बना। ये प्रतिबिंब सीधा बना। अगर वस्तु का ऊंचाई देखिए और प्रतिबिंब का ऊंचाई देखिए, देख के आपको नहीं लग रहा है कि वस्तु की ऊंचाई से बहुत बड़ा है, तो कैसा बड़ा, ये बड़ा बना, सीधा बना, बड़ा बना। अब एक चीज आपको बताए थे कि जहां पे सीधा प्रतिबिंब बनेगा वहां पे आभासी या काल्पनिक बनेगा। या देखिए जिस बिंदु से प्रकाश किरण कटती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ देखिए कटती हुई प्रतीत हो रही है, न कि आपस में आके कटी है, तो कटती हुई प्रतीत हो रही है, तो कैसा प्रतिबिंब बना है, आभासी बना है। आभासी को क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। ठीक है। और कैसा बना है, दर्पण के आगे या पीछे। तो दर्पण के आगे इधर क्या हो जाएगा, आगे मतलब आगे मतलब क्या हो जाएगा, बायां, और पीछे मतलब दायां। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बना है दर्पण के पीछे बना है, प्रतिबिंब दर्पण का पीछे बना है। तो कैसा प्रतिबिंब बना, वस्तु से सीधा बना, वस्तु से बड़ा बना, आभासी बना, काल्पनिक बना और वस्तु का पीछे बना। ठीक है। आज तक हम क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम और 5 फिगर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद A=R/2 उत्तल दर्पण में भी हम सिद्ध कर देंगे। और जो अवतल दर्पण में A=R/2 सिद्ध किए हैं उसको आप अच्छे से रट जाइएगा, क्योंकि ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है और एग्जाम में आना एक क्वेश्चन तय है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।